नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे चित्रा मुदगल जी की कहानी इस हमाम में। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए इस हमाम में। आज उसकी घंटी नहीं बजी, ना ही आवाज़ सुनाई दी। रोज सुबह दरवाजे के बाहर से उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती, बाई कचरा। इसी तर्ज में वह यानी अंजा हमारे लंबे कॉरिडोर से जुड़े हुए हर फ्लैट की घंटी बजाती हुई कचरा शब्द का उच्चारण करती, फिर कचरा लेने उसी फ्लैट के सामने पहुंच जाती जिसकी घंटी उसने सबसे पहले बजाई थी। ऐसा शायद वह सुविधा के लिए करती थी कि तब तक हर फ्लैट का बासिंदा अपने अपने कचरे का डिब्बा दरवाजे के बाहर रख दे और अंजा को व्यर्थ प्रतीक्षा न करनी पड़े। 10 माले की ऊंची इमारत के हर घर से उसे कचरा इकट्ठा करना पड़ता था। लोगों को भी आदत हो गई थी, वे उसकी घंटी पहचानते थे। सुबह दूध वाले की घंटी, पेपर वाले की और अंजा की। सुबह की व्यस्तता के बावजूद लोग उसकी आवाज़ सुनते ही दरवाज़ा खोल अपना कचरे का डिब्बा दरवाजे के बाहर रख देते और बिना अंजा की प्रतीक्षा किए हुए अपने काम में लग जाते। अंजा एक एक का कचरा क्रमशः अपने प्लास्टिक के भारी झाबे में उड़ेलती, खाली डिब्बा यथास्थान रखकर दूसरे फ्लैट के दरवाजे पर पहुंच जाती। बाद में लोग अपना अपना डिब्बा सुविधानुसार उठा लिया करते। शुरुआत के दिनों में मैं भी ऐसा ही करती थी। ठीक 8:45 घड़ी देखकर सोमेश दफ्तर के लिए निकल पड़ते। मैं बैग उठाकर उन्हें लिफ्ट तक छोड़ने के लिए दरवाज़ा खोलती तो खाली कचरे का डिब्बा घर की देहरी से सटा रखा होता। शायद यह बात सोमेश कई दिनों से गौर कर रहे थे कि कचरे वाली कचरा तो लेकर चली जाती है, मगर मैं इस बीच खाली डिब्बा ज्यों का त्यों पड़ा रहने देती हूँ। घर से निकलते ही सबसे पहले खाली डिब्बे का दर्शन उन्हें अपशकुन प्रतीत होता। उनके इस वहम से परिचित होते ही मैंने अपनी आदत बदल ली थी और ऐसी स्थिति में मेरे और अंजा के औपचारिक परिचय ने आत्मीयता की प्रगाढ़ता ग्रहण कर ली थी। अब होता यह था कि जैसे ही उसकी घंटी बजती, मैं फौरन अपनी व्यस्तता झटक कर कचरे का डिब्बा उठा अंजा के सामने पहुंच जाती और उसे तुरंत खाली कर देने के लिए कहती। एक आध रोज तो इस परिवर्तन से उसे खासी परेशानी हुई। कचरे का झावा 58 नंबर वाले फ्लैट के सामने ही वह हमेशा की तरह रखा हुआ छोड़ आती। पूछे बिना उससे रहा भी न गया। मुहासे भरे सांवले गालों की उभरी गोलाइयों के नीचे कुछ अधिक फटे होठों में वह अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराई थी। इधर कचरे का डिब्बा चोरी नहीं होता। उसके गलत मतलब निकालने पर एकाएक दिमाग भन्ना उठा। सुबह का वक्त था, संयत होकर जवाब दिया, यह बात नहीं है अंजा। असल में साहब को दरवाजे पर खाली पड़ा हुआ कचरे का डिब्बा अपशकुन लगता है, बस इसीलिए। क्या? उसका मुंह अचरज से खुल गया। आंखें पटपटाकर बोली, साहब इतना सिखेला पढ़ेला मानुस होकर ये सब बात मानता है। आजकल तो अपन लोग भी ऐसी बात पर विश्वास नहीं करता। क्षण भर निर्विकार भाव से देखा मैंने उसे, फिर खाली डिब्बा लगभग उसके हाथ से झटक कर अपना दरवाजा बंद कर लिया। इस प्रश्न का जवाब भी क्या था मेरे पास। जबरन सहेजा हुआ तटस्थ भाव रसोई तक पहुंचते पहुंचते मोम सा पिघलने लगा। एक तरह से मुझे उसका यह कटाक्षपूर्ण प्रश्न अच्छा लगा था। उसके प्रश्न में जिज्ञासा की तीव्रता के अलावा सोमेश के वहमी व्यक्तित्व के प्रति तिरस्कार का भाव भी था। इतना सिखेला पढ़ेला मानुस। अंजा का यह वाक्य व्यस्त दिनचर्या के बावजूद मस्तिष्क के संवेदन तंतुओं में कहीं दुबका हथौड़े की धमक सा निरंतर बजता रहा। लगा था कभी अंजा को अपने करीब बिठाकर वह सब बता दूं। मैं एक नहीं कई कई वहमों की चोट से छिदी हुई हूँ और अपने घावों पर टाँके दर टाँके डालते हुए ऊप की आखिरी छोर उलांघ गई हूँ। अंजा की आंखों का प्रतिपल गहरा होता अविश्वास उपहास बनकर जब सोमेश के व्यक्तित्व पर गिट्टियाँ उछालेगा तो शायद मैं एक सुखद राहत महसूस करूंगी। एक मामूली कचरे वाली का उपहास मेरी अपनी टीसों पर ठंडा फाहा होगा। ऐसा हो नहीं पाया।
उसे अपने करीब फुर्सत से बैठा तो नहीं पाई, बस परस्पर बोलचाल निश्चय ही बढ़ गई। यह भी सोमेश से छिपा नहीं रहा। अपनी नाराजगी वे दबा नहीं सके। एक रोज झुंझलाकर बिफरे, कचरा देने में इतना समय लगता है। बात सुनकर भी मैंने अनसुनी कर दी। मेरी यह ढिठाई उन्हें बेहद नागवार गुजरी। मेरा नहीं तो पास पड़ोस वालों का तो लिहाज करो। सुनकर विद्रोह की एक तड़प सी कौंधी। चीखों का ढका दबा सैलाब फट पड़ने को हुआ, किंतु हमेशा की तरह सब भीतर ही भीतर अंतस की गहराइयों में फूटता रहा, बहता रहा। बहुत पहले अपने घुटन को अभिव्यक्ति दी थी। चश्मा उतारकर अपनी आंखें दिखाई थी। इन आंखों में देखने की शक्ति है, मस्तिष्क सोचता भी है, हृदय में संवेदनशीलता भी है। सुनकर सोमेश हंस दिए थे। तुम्हारी आंखें सचमुच खूबसूरत हैं दीपा, पर देखने के लिए उन्हें चश्मे के सहारे की जरूरत है। फिर जो निर्णय लादने की शुरुआत का सिलसिला शुरू हुआ, उसने शायद मेरे कंधों की मजबूती पहचान ली थी। शादी के 4 साल बाद समाप्त हुआ था। मेरी खरीदी हुई स्लेट तथा रंगीन चाकों का डिब्बा न जाने कहाँ पड़ा होगा। सुंदर जिल्द वाली अक्षर ज्ञान की किताबें अपने ऊपर रखी जाने वाली नन्ही कोमल उंगलियों के स्पर्श से वंचित न जाने किस दराज में पड़ी धूल खा रही होंगी। 5 साल का समीप मेरी कांपती टांगों से लिपटा चीखें मारता रहा। मदर ने अंक में भरकर उसे बहलाते हुए गोद में उठा लिया था और सांत्वना से मेरे कंधे थपथपाते हुए कहा था, कीप पेशेंस। भाभी भैया सोमेश को देखकर लौटे थे। भाभी ने कहा था, उन्हें तो एमए या पीएचडी से नीचे पढ़ी लिखी लड़की चाहिए ही नहीं। कई महीनों तक मुझे देख ताक आने के बावजूद सोमेश के घर वालों ने मेरे संबंध में ब्याह का निर्णय लटकाए रखा था। शादी हो जाने के काफ़ी अरसे बाद मौसी ने बताया था, चश्मे के बावजूद उन्हें इतनी सुंदर लड़की ढूंढे नहीं मिली थी। लड़कियां तो बहुत देखी गई थीं, पर सुंदरता, शिक्षा तथा जन्म पत्री का मिलना और 32 गुण तक मिलना मेरे साथ ही संभव हो पाया था। और इसीलिए निर्णय में समय तो जरूर लगा, पर हुआ मेरे पक्ष में। उस रात की घटना सालों हो गए, मगर आज भी याद करते हुए सिहरती हूँ। सोमेश दफ्तर के लिए निकल रहे थे और सहसा उनके दरवाजे के बाहर होते ही मुझे याद आया था कि मैं जल्दबाजी में उन्हें रुमाल देना भूल गई हूँ। लपक कर दरवाजा खोल कॉरिडोर में पहुंची तो पाया कि वे लिफ्ट के सामने खड़े उसके ऊपर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सुनिए, मैंने रुमाल वाला हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें पुकारा तो वे एकाएक मुड़े और तमतमाए से मेरे करीब आकर तकरीबन बांह से घसीटते हुए भीतर खींच ले गए और इतनी जोर का धक्का मारा कि मेरा पूरा शरीर जड़ से उखड़े पेड़ की तरह ड्राइंग रूम की दीवार से टकरा गया। सुन्न होती देह काले काले धब्बों से भर गई। आंखों से मैंने उनका चेहरा कोशिश कर देखा था। वे लगभग चीख से रहे थे, आइंदा ऐसी हरकत मत दोहराना, समझी? कितना भी जरूरी काम क्यों न हो, एक बार मैं घर से निकल गया तो समझो निकल गया। पीछे से कभी ना बुलाना। दफ्तर में फ़ोन भले ही कर देना। उस वक्त अम्मा कुछ दिनों के लिए हमारे साथ थी। मेरे प्रकृतिस्थ होते ही उन्होंने मुझे सोमेश के वहमी प्रकृति पक्ष और उसकी प्रामाणिकता पर लंबा चौड़ा भाषण दे डाला था कि ऐसी टोका टाकी से किस तरह बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। इन सब बातों का तुम्हें ध्यान रखना होगा बहू। सोच विचार कर चलने की हमारी कुल परंपरा है। हम 20 बिस्वा वाले कान कुब्ज जो ठहरे। रूढ़ी और पाखंड के बवंडर में घिरा आहत मन क्षोभ और पीड़ा से छटपटा उठा था। भैया भाभी के प्रति आक्रोश की उभरी चिंगारी सनय सनय जवान आग की शक्ल अख्तियार करती जा रही थी कि तभी अचानक अंजा से भेंट हो गई थी और जानबूझकर मैंने उससे संसर्ग बढ़ाना शुरू कर दिया था ताकि ऊंच नीच की कुलीनता अकुलीनता से प्रभावित रहने वाली सोमेश की भावनाओं का मुंह बींध सकूं। एक दोपहर गहरी नींद में घंटी की आवाज़ सुनकर जब मैंने दरवाज़ा खोला तो पाया सामने कचरे वाली अंजा खड़ी है। समझ में नहीं आया इस वक्त वह क्यों कर आ सकती है। उसके असमय आने का प्रयोजन पूछना ही चाहती थी कि तब तक वह साधिकार भीतर दाखिल हो गई।
पता नहीं क्यों मुझे उसका आना अच्छा लगा। उससे बैठने के लिए कहकर सोत्साह वॉश बेसिन पर जाकर मुंह हाथ धोने लगी। फिर चाय बनाकर उसे 2 कपों में छान 1 कप अंजा को थमा उसके निकट आकर बैठ गई। अक्सर जब कभी उसे सुबह फ्रिज का ठंडा पानी पीना होता तो वह मुझसे ही मांगती थी। मैं निसंकोच पानी गिलास में डाल उसे थमा देती। गिलास में पानी लेते हुए वह संकोच से सिकुड़ उठती। कहती, बाई एक तुम ही जो अपन को बोइच बर्तन में पानी पिलाता है जिसमें तुम खुद पीता है। नहीं तो अपन को तो लोग ऐसे कप में पानी देता है जो कचरे में फेंकने वाला होता है। समझते हैं हम इंसान नहीं, मैला है मैला। वह बिना कुछ बोले फौरन चाय सुड़कने में तन्मय हो उठी। उसके द्वारा ही कुछ कहे जाने की प्रतीक्षा करती रही। उसका चिंतामग्न चेहरा काफी उदास लग रहा था। मैंने उसे हमेशा हंसते हुए मजाक करते हुए देखा है, बल्कि सुबह मुझे उसके रसीले बदकहाव की वजह से ही प्रतीक्षा रहती थी कि भेंट होते ही वह कोई न कोई टीका टिप्पणी भरी बात करेगी या फिर कुछ फूहड़ किस्म के मजाक जो मुझे वस्तुतः अच्छे लगते थे। हमारे बीच दुख की बैठी चुप्पी मैंने ही तोड़ी। क्या बात है अंजा, आज तुम बड़ी परेशान नजर आ रही हो। हाँ वो बाई, मेरे को कुछ रुपया चाहिए था। वह संकोच से सहमती हुई साहस कर बोली। रुपए? क्या जरूरत आ पड़ी तुम्हें? झोपड़ा लेने का मेरे को। उसकी बात सुनकर मुझे अचरज हुआ। अपनी जिज्ञासा दबा नहीं पाई। घर नहीं है क्या तेरे पास? है, पन कहकर वह अपने मन की दुविधा झेलती कुछ पल मौन हो आई। लेकिन चाय खत्म होते न होते वह अपनी सारी परेशानी ब्यौरेवार बता गई। उसने तथा उसके तीसरे पति ने मिलकर खार झोपड़पट्टी में एक झोपड़ी ली है, जिसके लिए उसे 150 रुपया डिपॉजिट और 15 रुपये चालू भाड़े का जुगाड़ करना था। मैंने देखा घर के विषय में बताते हुए उसका उदास चेहरा खिले फूलों सा निखर आया था। अभी वाला घर में नल भी है, म्युनिसिपैलिटी का संडास भी है। पिच्छू जहाँ हम रहता था ना, वहाँ पानी का बहुत दिक्कत था। बम्बा से पानी भर के लाना पड़ता था। और संडास सुनेगा तो तुम हंसेगा, विश्वास नहीं करेगा। एकदम सुबह को उठकर सड़क का बाजू में। ऐसी दयनीय स्थिति सुनकर भी मैं अपनी हंसी रोक नहीं सकी थी। जाने से पहले 150 रुपये मैंने उसकी हथेली पर धर दिए थे। अंजा की आंखें अनायास स्नेहिल कृतज्ञता से भीग गई थीं। अचानक झुकी तो उसका हाथ मेरे पैरों पर टिक गया। बाई, आप जैसा दिल किसी का नहीं देखा। घर, मुझे अंजा को मनपसंद घर मिल जाने की खुशी हुई थी। अपना यह फ्लैट मुझे कभी घर की तरह नहीं लगा। किसी दौड़ती हुई ट्रेन के स्लीपर कंपार्टमेंट का हिस्सा भर महसूस हुआ, जिसकी फर्श दूसरों के घर की छत है और छत किसी और के घर की जमीन। 2-3 कहानियां लगातार पढ़ गई। आंखों में दर्द सा महसूस होने लगा। पता नहीं चश्मे का नंबर बढ़ गया है या दोपहर भर लगातार पढ़ने का नतीजा है। कहानी की पत्रिका सिरहाने उठाकर रख दी। चश्मा उतारकर दोनों हथेलियों से दुखती आंखों को हल्के हल्के दबाया। एक सुखद राहत में पलकें तंद्रिल हो उठी। नहीं नहीं, मैं सोना नहीं चाहती। उनींदी हो रही आंखों को उसने डपटा। सोमेश महसूस ही नहीं करते कि अब मैं पढ़ते पढ़ते थक गई हूँ, सोते सोते थक गई हूँ, दिन भर टेबल कुर्सियाँ कुशन झाड़ते पोंछते चमकाते थक गई हूँ, सिर्फ उनकी और उनकी ही बातें सुनते सुनते थक गई हूँ। न किसी के संग उठना बैठना, न कहीं मन मुताबिक आना जाना। आना जाना भी हो तो सोमेश की उपस्थिति का दबाव हर पल किसी पीछा करते हुए व्यक्ति की कड़ी निगरानी के आतंक सा मन को बंधक बनाए रहता है। सुख के ये पर्याय मुझे संतुष्ट क्यों नहीं करते? अंजा से मैंने अपनी इस ऊबन का जिक्र किया तो वह सुझाव देती हुई सी बोली थी, बाई तुम अक्खा दिन काय को घर में पड़ा सड़ता है? दूर किसी ऑफिस वापिस में काम धंधा देख लो ना। साहब जो भी बोलता है तुम गुपचुप काय को मान लेता है? तुम सिखेला पढ़ेला है, परवाह मत करो। जितना परवाह करेगा ना तुम, उतना ही साहब तुमको आंख दिखाएगा, समझा?
फिर बाबा का भी तो कोई काम नहीं है, वो उधर शाणा में और तुम इधर घर में अकेलाच भूत सरीखा। कहते हुए वह हंस पड़ी। उसकी बातों ने सचमुच घेरे को तोड़ने का विद्रोह पैदा कर दिया था। सोमेश को बिना बताए अखबार के विज्ञापन के सहारे एक स्कूल में मैंने हिंदी अध्यापिका के लिए प्रार्थना पत्र भेज दिया। साक्षात्कार का बुलावा आने पर चुपचाप साक्षात्कार भी दे आई। अचानक एक दोपहर मुझे स्कूल के अधिकारियों का पत्र प्राप्त हुआ कि मुझे वहाँ एक हफ्ते के भीतर ज्वाइन कर लेना है। सुबह चाय की मेज पर सोमेश को जब मैंने यह खुशखबरी दी तो प्रतिक्रिया में उनका क्षण भर पहले का मीठा स्वर खीज में बदल गया। नौकरी की तुम्हें क्या जरूरत आ पड़ी? तुम्हारे दफ्तर चले जाने के बाद दिन भर अकेली पड़ी उबती हूँ। समय ही काटना है ना, लिख पढ़कर भी तो काटा जा सकता है। कितना? औरतें और भी बहुत से काम घरों में करती हैं, उनसे निराली हो? निराली नहीं हूँ, मगर वे बच्चे भी तो पालती हैं। दिवा, उनकी आवाज़ उग्र हुई। घर में रखकर समीप की जिंदगी नहीं बिगाड़नी मुझे। चाय छोड़ वह उठ दिए। सुबह का यह वक्त उनके तैयार होने का है। उनका गुस्सा मेरा जवाब नहीं है, मुझे जवाब चाहिए, अभी इसी समय। मैं संयत उनकी बगल में जा खड़ी हुई। मुझे क्यों घर में रख छोड़ा है? मेरे इस दुस्साहस की उन्हें रंच मात्र भी कल्पना नहीं थी। दाढ़ी का ब्रश गुस्से से बेसिन पर पटकते हुए वे तौलिया उठा भन्नाते हुए बाथरूम की ओर मुड़ गए, रेंकती आवाज में बुदबुदाते। पता नहीं क्या चाहती है। 5 लाख का फ्लैट है, बच्चा आराम से सिंधिया में पढ़ रहा है। खामख्वाह आंसू टपकाने की आदत पड़ गई है। वह भी ठीक दफ्तर के लिए तैयार होने के समय ही रेड़ मार कर रख दी है। मल्होत्रा वाला अनुबंध आज तय होने से रहा। बाथरूम का दरवाजा बंद करने से पहले उन्होंने मुझे आग्नेय नेत्रों से घूरा, फिर आदेश भरे स्वर में बोले, फिजूल के तेवर दिखाने की जरूरत नहीं है। उन्हें अभी इसी वक्त पत्र लिखकर मना कर दो, ताकि वे किसी और को तुम्हारी जगह नियुक्त कर लें, समझी? क्या मैं मात्र सोमेश की उंगलियों का संकेत भरूं? यही और बस इतनी ही मेरी पहचान है, मेरे होने की शर्त। अंजा ने तीसरे आदमी के साथ घर बसाया है। मैं इस कटीली बाड़ को सुरक्षा की 4 दीवारी का भ्रम बनाए क्यों पेट में निवाले डालने की मजबूरी को जीवन का तालमेल और आपसी समझदारी जैसे अर्थहीन शब्दों की आड़ में जी रही हूँ? अंजा और मेरा समाज अलग अलग है। बाथरूम से बाहर आकर सब कुछ पटका पटकी वाले मूड में स्वतः किया गया। मेरे निकाले हुए कपड़े न पहनकर दूसरे निकाल लिए गए। पॉलिश वाले जूतों को परे सरकाकर गंदे सैंडल पहने गए। रुमाल भी दूसरा ढूंढा गया, पर शायद मिला नहीं, अतः रोज में वह भी साथ नहीं रखा गया। दरवाज़ा इतनी जोर से बंद किया गया कि पूरी इमारत में इस्तेमाल की गई लोहे की सरिया सिहरती एक बार की झन्ना उठी। उठकर दरवाजे तक मैं भी नहीं गई। हमेशा ही समझौते को प्रस्तुत रहने वाली मेरी आदत ने एकाएक रुख पलटा था, और इस ढिठाई के लिए मन को पछतावे जैसी भावना ने उद्वेलित भी नहीं किया। बस आक्रोश का ज्वार निरंतर मन को बेधता रहा। कब तक यह सब सहना है? 600 रुपए की यह नौकरी मुझे अपने ढंग से खड़ा तो रहने दे सकती है, फिर घृणा 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 का अविराम बहाव कब से अंतर की अनदेखी गुहाओं में अबाध बहता रहा था, मुझे आभास ही नहीं हुआ। एक शख्स के इतने हिस्से कैसे कर दिए जाते हैं? बेटी, बहू, पत्नी, माँ, नारी पैदा होते ही उसे समझाना शुरू कर दिया जाता है कि उम्र के हर टुकड़े का दूसरों की सुविधाओं के अनुकूल आत्मसात करके जीने में ही उसका जीना है। एक निर्धारित स्वीकार। क्यों? आखिर क्यों? तकिया अमीबा की शक्ल में कई जगह से भीग गया। उठकर मैंने दीवारों दरवाजों के उन हिस्सों को बार बार छुआ था, पढ़ा था, जिन पर पिछली क्रिसमस की छुट्टियों में आए हुए समीप ने कहीं ABCD लिख दी थी तो कहीं सेब का अंडाकार आकार खींचकर A फॉर एप्पल लिख दिया था, कहीं 1 2 3 4। रात को सोमेश मेहमानों के कमरे में ही सो गए। सुबह पता नहीं कब उठकर चले गए।
2 बजे तक नींद ही नहीं आई। उठी, मेडिसिन बॉक्स से कंपोज निकाल कर खाई, तब कहीं जाकर आंख लगी। किसी भी काम के लिए उठने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन कचरे वाली अंजा की घंटी और साथ साथ ऊंची हुई लहरदार आवाज ने चुंबक सा खींच लिया। उठकर रसोई में आई तो हाथ यंत्र चालित से फ्रिज पर चले गए। देखा, दूध की 4 बोतलें स्टैंड में करीने से लगी हुई हैं। सोमेश ने उठकर ले ली होंगी। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब दूध वाले की घंटी बजी और कब पेपर वाले की। रसोई के प्लेटफॉर्म पर चायदानी तथा एक जूठा कप भी पड़ा हुआ दिखा, परंतु मन को ग्लानि नहीं हुई। यह सब मुझे तकलीफ न पहुंचाने की भावना से नहीं किया गया है, बल्कि यह दर्शाने का प्रयास है कि तुम्हारे बगैर भी इस घर में पत्ता खड़क सकता है। तभी मन को मथते तर्क वितर्क को परे झटक मैं कचरे का डिब्बा उठाकर फुर्ती से बाहर आई। बाहर खड़ी वह मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। कचरे का डिब्बा जैसे ही मैंने उसकी ओर बढ़ाया, तेज तर्रार अंजा ने किसी अप्रिय घटना की परछाई मेरी आंखों में पड़ ली। क्या बात है बाई? आंख तो ऐसा सुझेला है जैसा रात को तुम बेवड़ा मारकर सोया हो। मजाक करके वह खुद ही हो करके हंस दी, परंतु मैं नहीं हंस सकी। शून्य दृष्टि से उसके कचरे के झाबे को घूरती भर रही। रात साहब से लफड़ा हो गया था? अंजा मेरी खामोशी पर तिक्त होती गंभीर हो आई। हाँ, मैंने ठुड्डी भर हिलाई। मरद जात कोई कोई छोड़ के बोलेंगे तो पक्का राक्षस होता है। अपन ने हिम्मत छोड़ी नहीं कि समझो उसके खीसे में। उसने हिकारत में मुंह बिचकाया। उसकी इस गाली में शायद मिला जुला आक्रोश था। सुनकर मैं अचकचा उठी। उसे शायद इस बात की परवाह नहीं थी कि इस तरह की कड़वाहट हमारे भीतर भी उठती है, किंतु ऐसी अशालीन शब्दाभिव्यक्ति में हम उसे सुनने कहने के आदी नहीं होते। अंजा का आक्रोश पीछे लौटता कहीं अपनी यंत्रणाओं की गलियों में भटकने लगा था। मुझे भी साथ ले लिया उसने। हम तो पहले वाले मर्द को छोड़ा इसीलिए। अक्खा दिन किटकिट, जितना पगार उठाता था सब दारू में खलास। 5 बरस में 3 बच्चा। बहुत मुश्किल से एक गेस्ट हाउस में झाड़ू कचरा उठाने का नौकरी मिला। पगार बोलेंगे तो फकत 80 रुपया। जब देखो तब भेज देता था गेस्ट हाउस की मेम साहब के पास। अंजा, 5 रुपया उधार मांग कर लाना मेम साहब से। दारू भी मेरे पैसे से पीता और धुत होकर हड्डी भी मेरी तोड़ता। बच्चा लोग 2 जून पेट भरने को तरसते। 6 साल खड़ूस के संग कैसा निकाला, बोलने को नहीं सकती। फिर सोचा मर्द के साथ भी तो अपने हाथ का कमा के खाना पड़ता है। अकेला ही बच्चा लोग को पालेगी। पन बाई जात बिरादरी वाला अकेला भी तो रहने नहीं देता। कहते कहते अंजा की आंखें पनिया आईं। एक दिन हम भट्टी वाला सेठ सिद्धू के घर अपना 3 बच्चा लेकर आ गया। कुछ दिन तलक तो वो हमको बड़ा चाव से रखा, फिर लगा दिया भट्टी के काम में। मैं नौसादर और गुड़ सड़ा के दारू बनाने लगी और वह हरामखोर रात दिन जुआ खेलने लगा। बात को पता लगा एक रंडीपन रखेल होती उसकी, वहीं अक्खा रात दिन पड़ा रहता। झगड़ा करने से भड़ुआ मेरी पिटाई करता। कितना दुख रोएगा। सिद्धू ने मेरे दोनों छोकरों को दारू पहुंचाने के काम में भिड़ा दिया। एक रोज दोनों मोटर का ट्यूब में दारू भरकर अंधेरी स्टेशन का पिच्छू एक होटल में पहुंचाने गया होता, तभी पुलिस का हाथ पड़ गया और वो कुत्ता जामिन के वास्ते भी नहीं गया। बचा वो भी नहीं। एक दिन अक्खा झोपड़पट्टी पर पुलिस का धाड़ पड़ा। खोद खोद के माल बाहर निकाला। सिद्धू को भी पकड़ा। छोटे वाले बच्चे को लेकर मैं कैसा भी बच के भाग निकली। मंगतराम पेट्रोल पंप वाली झोपड़पट्टी में एक रिश्ते की भावज थी, उसी के पास। भावज बड़ा बड़ा बिल्डिंग में कचरे वाली का काम करती थी। मैंने भी पेट पालन के लिए 2-4 घर पकड़ लिए। बाद में खबर लगा था सिद्धू को साल भर का तड़ी पार मिला है। सहसा बगल वाले फ्लैट का दरवाजा खुलने से हमारी बातचीत बाधित हुई। अंजा एकाएक खामोश हो गई। फ्लैट के मालिक मिस्टर पंजवानी बाहर निकल रहे थे।
अंजा बड़े सहज भाव से चुपचाप अन्य घरों की ओर बढ़ती हुई उनकी घंटी बजाने लगी। मिस्टर पंजवानी ने मेरे करीब ठहरकर मुझसे हेलो की। प्रत्युत्तर में मैंने अपनी अटपटी स्थिति को ढकते हुए मुस्कुराकर उनसे कुशल क्षेम पूछी। बहुत दिनों से आप दिखाई नहीं दिए। जी, मैं करीब 3 महीने के लिए यूरोप की यात्रा पर था। अच्छा, मैंने स्वर में भरसक विस्मय भरकर कहा। वे मुस्कुराते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ लिए। उनके जाते ही अंजा दरवाजे से बाहर प्रतीक्षा करते कचरों के डिब्बे की उपेक्षा कर पुनः मेरे करीब आकर खड़ी हुई। बाई, उसका स्वर मेरी ओर झुकता हुआ अचानक खुसफुसाहट में बदल गया। बाहर भीतर कहीं नहीं गया था। 3 महीना जेल काट के आया है ये साहब। मालूम क्या? क्या? उसकी करुण कथा से अभिभूत मेरा हृदय एकाएक किसी सनसनीखेज घटना को जान लेने को तीव्र उत्सुकता में परिवर्तित हो उठा। बहुत बड़ा स्मगलर है ये, पकड़ा गया था, बचा नहीं। तुमको पता नहीं? नहीं, मेरे विस्मय का पारावार नहीं था। बहुत ऊंचा ऊंचा लोग रहता है आपके पड़ोस में। 34 नंबर वाली वो केशव मेम साहब है ना? आपको तो यही पता होगा कि वो नाच बाज सिखाती है, डांस का क्लास चलता है उसका। पर असल में, कहते कहते अंजा संकोचवश तनिक ठिठकी। धंधा करती है छोकरियों का। उनका घर का कचरे के साथ बहुत सारा फैमिली प्लानिंग पड़ा रहता है। क्या बोलेगा? छी! घृणा से मुंह बिचकाकर उसने नाक सिकोड़ी। तुम्हें ये बातें कैसे मालूम पड़ जाती हैं? मैंने अचरज से पूछा, जबकि पड़ोस में मैं रहती हूँ। तुम भी बाई बुद्धू सरी की बात करती। कचरा के साथ बहुत सारे सच ये लोग खुद ही बाहर फेंक देता है। मेरा मन उसकी कुशाग्रता पर हतप्रभ हो उठा। कैसी आत्मविश्वास से पगी औरत है, कितनी तेज टोही बुद्धि, कितने आंधी तूफान झेले, मगर छींच छींच कर भी नहीं छींची। एक मैं हूँ, ना अपनी खबर ना पड़ोस की। मैं हूँ क्या? आज वो घंटी नहीं बजी, ना वो लहकदार आवाज ही सुनाई पड़ी जिसकी मुझे बेचैनी से प्रतीक्षा रहती थी। घंटी तो बजी थी और कचरे के लिए पुकार भी आई थी, लेकिन घंटी का अंदाज रोज वाला नहीं था। आवाज किसी आदमी की थी। मुझे बेहद आश्चर्य हुआ। कचरे का डिब्बा उठाकर मैं हतोत्साहित सी दरवाजा खोलकर खड़ी हो गई। मैंने अंजा की जगह एक बूढ़े को खड़ा हुआ पाया। आज अंजा नहीं आई? तबीयत ठीक नहीं है क्या उसकी? मैं अपनी जिज्ञासा कोशिश करके भी दबा नहीं पाई। जवाब में बूढ़े ने बुरा सा मुंह बनाया और कटाक्ष भरे स्वर में बोला, तबीयत क्या बीबी जी, जिसकी एक से नहीं निभी उसकी तीसरे के साथ क्या निभेगी? सच बोलेंगे तो आदमी और जगह बदल लेने से जिंदगी थोड़े ही बदल जाती है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? मैंने आशंका से भरकर पूछा। होना क्या था बीबी जी, रात मियाँ बीबी में खूब झगड़ा हुआ। मर्द जात लुगाई की सहन नहीं हुई तो हाथ उठ गया, पसली टूट गई। अंजा ने ताव में कुछ खा पी लिया। वाडिया अस्पताल में पड़ी है, अभी तक होश नहीं आया है। मुझे उसके मर्द ने बदले में काम संभालने के लिए भेजा है। सुनकर मैं अवाक हो उठी। काम में मन नहीं लग रहा। दिमाग में निरंतर बूढ़े की आवाज़ गूंज रही है। आदमी और जगह बदल लेने से जिंदगी थोड़े ही बदल जाती है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।